हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, वन शॉट सीरीज़ में ऑलरेडी आप कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स बहुत से स्टूडेंट्स को आ रही है, बहुत से कमेंट आते हैं कि सर इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी वाइड टॉपिक है, तो इसको किस तरीके से करा जाए, किस तरीके से इसको समेटा जाए ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो एग्ज़ाम में इंटीग्रेशन की वजह से कम ना हो पाए। तो आपकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वन शॉट सीरीज़ में मैंने इंटीग्रेशन को लगभग सारा कुछ दो पार्ट्स में हम करेंगे, एक पार्ट्स में पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। दो पार्ट्स में इंटीग्रेशन जो मैं आज कराने वाला हूँ, इसका जो बेसिक्स है सब कुछ यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इसके बेसिक्स को अगर समझ पाते हैं तो इंटीग्रेशन के लिए आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वन शॉट कंप्लीट देख लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, जो जो चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ, जो जो फार्मूलाज मैं यहाँ बताने वाला हूँ, वो सब आप अच्छे से कर लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम इसके बाद आने वाली है। तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा जो जो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अपने नोट्स आप साथ में बना सकते हैं इसके, और नोट्स जब भी आप बनाएंगे तो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं देता हूँ, कई बार मुझे खुद ही याद नहीं रहता कि स्क्रीनशॉट का टाइम देना है। तो ये सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट आप इसी का ले लीजिए, ठीक है। ये पूरे फार्मूलाज हैं जो आपको बेसिक फार्मूलाज हैं जो इंटीग्रेशन में आपको करने हैं। अच्छी तरह एचडी क्वालिटी में इसका वो ले लीजिए आप क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। वन शॉट तो हम करने वाले हैं। तो अब ज़्यादा देर your exam are very near and now is the time to practice, revise and prepare well for the finals as well as competitive exams. To help you with this, Unacademy has launched free live mock test series for CUCT aspirants. You can give this 2-hour free test to analyze your current preparation. Apart from this, you can either go for individual subscription for both part A and part B or can opt combo subscription. Structured recorded courses, live doubt solving sessions, test series, quizzes, and unlimited access will be provided. Also, you can join the recently launched batches. CUCT Part B batch will not only help you in cracking CUCT but will also help you with your science class 12th board exam. Part A batch will help you in strengthening your LRDI, aptitude, English and the general awareness. Now, it's the time to ace your final exams and simultaneously prepare yourself for upcoming entrance exam to secure a good college. So what are you waiting for? All the links are in the description box. Use my code AmitGod10 which flashes on the screen to unlock for free and get 10% off on any subscription. Let's crack it. Go for description box and use the given links in the descriptions and go to your preferred course. तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम ना स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसा कि ये फार्मूलाज अभी मैंने आपको बताया कि ये फार्मूलाज तो आपको याद करने हैं, बिल्कुल टिप्स पे याद करने हैं। अब टिप्स पे याद करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप इनको समझो, ठीक है। कुछ मैं फार्मूले अभी बता रहा हूँ, एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला आप कैसे याद कर सकते हो, और उनको समझने के बाद लिख कर देखो। जहाँ पर आपका स्टडी रूम है, जहाँ पर स्टडी टेबल है, वहाँ पर फार्मूले को लगा दो अच्छे तरीके से। अभी और भी फार्मूले आने वाले हैं, मतलब मेथड्स आने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लिख कर याद करोगे उतना जल्दी याद हो जाएगी बजाय वर्बली। तो यहाँ पर सबसे पहला इंटीग्रेशन में आज जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं, पहले मैं वो आपको बता दूं। इस वीडियो में हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल ये कंप्लीट करेंगे हम। इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स आपके पास हैं? सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स। मतलब पूरा इंटीग्रेशन इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये मेथड्स अगर आपको आते हैं तो आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हो। बेनिफिट आपको ये है कोर मैथ्स के स्टूडेंट्स के मुकाबले कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं करनी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री होती तो यहाँ फार्मूलों की लिस्ट आपकी और लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी है, सिर्फ ये मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन समझेंगे इसके, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेथड कहाँ पर आप लगा सकते हो। मेन चीज़ होती है इंटीग्रेशन में आप क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं,
ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना समझने के लिए आपको इसके मेथड समझने पड़ेंगे कि मेथड्स आपके क्या क्या हैं, कैसे आप इनको फॉलो करेंगे, कैसे इनकी पहचान करेंगे, और इसमें और क्या क्या टेक्निक्स हम इसमें यूज़ करने वाले हैं इनको सॉल्यूशन करते हुए, तो सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहली जो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन, सपोज आप f(x) का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो जब f(x) का आप इंटीग्रेशन करेंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे, यहाँ पर हम कैपिटल F ले लेते हैं इसका आंसर, तो प्लस में आपको एक ये c हमेशा ज़रूर लगाना है। ठीक है, ये c अगर नहीं लगाओगे, आपने सब कुछ सॉल्व करा है, c अगर नहीं होगा तो आपके फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। इस c को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल जब भी आप करोगे, इसको ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि ये आपको लगाना ही लगाना है। अब रही बात इन फार्मूलाज की, सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है x⁻n। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लो। आई थिंक ये आप लोगों को ज़्यादातर को याद भी होगा, फिर भी अगर किसी को याद नहीं है तो अच्छी तरह याद कर लो। x⁻n अगर n है तो n यहाँ पर कांस्टेंट है और x यहाँ पर फंक्शन है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। यानी x में जो पावर आपको एक ऐड करनी है, सपोज हम x² का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो उसमें एक पावर हमें ऐड करनी है, x⁻3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में c, ये हमें लगाना ही लगाना है। उसके बाद 1/x⁻n, ये आप किसी बुक में देखोगे तो ये फार्मूला आपको किसी लिस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट यही यूज़ होता है। अब x की पावर n को जब आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे, x की पावर -n ऐसे कर दोगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे यूजिंग दिस फार्मूला, तो ये क्या बनेगा, x की पावर -n+1 डिवाइडेड बाय -n+1। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें तो ये क्या बनेगा, और इसकी पावर को नीचे ले आते हैं तो ये बन जाएगा -n-1, और x की पावर जब आप नीचे लाओगे तो इसमें भी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, n पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो फार्मूला आपका ये बन जाएगा -n-1 x की पावर n-1। अगर आप इसको सेपरेटली याद रख लेते हैं तो आपको थोड़ा टाइम बचेगा, आपको ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए फार्मूला मैंने यहाँ लिस्ट में लिखा है, इसको भी आप याद कर लें, ज़्यादा बेटर है। अगर इन केस कभी याद नहीं आता तो ये वाले फार्मूले में इस तरह से आप जाके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है dx का। dx का मतलब यहाँ पर है 1। ठीक है, यहाँ पर आप 1 लिखो या मत लिखो, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, 1/√x। ये भी बहुत बार आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसमें भी कंसेप्ट यही वाला यूज़ होगा। आप पावर को ऊपर शिफ्ट करोगे, x की पावर -½ हो जाएगी, इसी तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2√x। नेक्स्ट फार्मूला है e की पावर x dx। तो e की पावर x जैसे डिफ्रेंशिएशन में था, e की पावर x में कोई चेंज नहीं होता, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। a की पावर x का इंटीग्रेशन आप करोगे तो a की पावर x, a यहाँ पर कांस्टेंट है, x यहाँ पर वेरिएबल है। इस फार्मूले में दोनों में डिफरेंस है, दिखने में एक जैसे लग रहे, ठीक है, दिखने में भाई भाई लग रहे, लेकिन भाई भाई नहीं है, ये दुश्मन है, दोनों अलग अलग है। इसमें क्या है, x यहाँ पर बेस में है, फंक्शन है, पावर कांस्टेंट है। इसमें क्या है, x पावर में है, वेरिएबल, और बेस जो है वो कांस्टेंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, दोनों फार्मूले को मिक्स नहीं करना है। तो ये बनेगा आपका a की पावर x डिवाइडेड बाय log a। उसके बाद 1/x dx इक्वल्स टू log x प्लस में c। अब बहुत से में आपको दिख रहा होगा कि जिसका जब हमने डिफ्रेंशिएशन करा था तो बहुत से फंक्शन ऐसे हैं जिसका डेरिवेटिव आप करोगे, जैसे log x का डेरिवेटिव करोगे 1/x हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, x की पावर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स होता है डिफ्रेंशिएशन का, तो डिफ्रेंशिएशन भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आई होप डिफ्रेंशिएशन आपको आता होगा अब, ठीक है, पहले नहीं आता था लेकिन अब डिफ्रेंशिएशन आपको आता होगा। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है डिफ्रेंशिएशन में तो पहले उसको कर लेना भाई, उसको करे बिना आप इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। हालांकि एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया वन शॉट देख के, तो वन शॉट आप डिफ्रेंशिएशन का देख सकते हो। अगर डिफ्रेंशिएशन में आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है, क्योंकि उसको आप पक्का करो, उसको बिल्कुल अच्छा स्ट्रॉन्ग करो, तब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको समझ में आ पाएगा।
तो अगर किसी को डिफ्रेंशिएशन में कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले डिफ्रेंशिएशन का वन शॉट अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाके आप उसको देख लो, समझ लो, फिर इस पर आना। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। ये फार्मूलाज थोड़े से यहाँ से जाके लेंदी हो जाते हैं, तो लेकिन इसमें देखो पेयर वाइज याद करोगे तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। मतलब एक फार्मूला आपको याद हो गया तो दूसरा फार्मूला भी आप याद कर लोगे। ये है 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया 1/2a लॉग x माइनस ए और x प्लस ए। ठीक है, ऊपर x माइनस ए है, नीचे x प्लस ए है। जब आप इस फार्मूले को ऐसे की बजाय अगर ऐसे दे दिया जाए, a पॉजिटिव हो जाए और x नेगेटिव हो जाए, तो एक तरीका तो क्या रहेगा, एक तरीका तो ये रहेगा कि आप यहाँ से, जैसे मान लो आपको ये वाला दे दिया, आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो तो आपको ये फार्मूला बन जाएगा। यानी यहाँ जो फार्मूला आपने लिखा है इसमें माइनस लग जाएगा, बस बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर आप डायरेक्ट याद रखते हो तो डायरेक्ट में आपको बस क्या ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें a प्लस एक्स ऊपर चला गया और a माइनस एक्स नीचे आ गया बिकॉज ऑफ माइनस साइन। जो वो माइनस आप यहाँ से बाहर निकालते, ठीक है, यहाँ से जो माइनस बाहर निकाल के इस फार्मूले में कन्वर्ट कर दे, तो बिकॉज ऑफ माइनस साइन ये दोनों आपस में शिफ्ट हो जाते हैं और a इधर आ जाता है, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना भाई, a अगर आपका पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव लेना है, a अगर नेगेटिव है तो a आपको नेगेटिव लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर इन फार्मूलों के अंदर रूट लग जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये वाला का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे रूट के अंदर तो वो ट्रिग्नोमेट्री में चला जाता है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग लगाना है, एक्स लिखना है, बाकी जो भी यहाँ पर होगा वही क्वेश्चन आपको रिपीट कर देना है। ऐसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, लॉग एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों फार्मूले भी इसी से रिलेटेड है। इसके अंदर डिनोमिनेटर में दोनों टर्म है, इसमें डिनोमिनेटर में दोनों टर्म नहीं है, इसमें न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर में तो ये वाला आगे वाला पोर्शन जो है ना, ये दोनों में अलग है इनके मुकाबले। देखो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ का यहाँ एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन एज इट इज़ आ गया इधर, इसमें भी ये वाला पोर्शन देखो एज इट इज़ आ गया। आगे का पार्ट अलग है दोनों में और दोनों में यहाँ पर सेम है, तो वो आप आसानी से याद रख सकते हो। x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये वाला हो गया। और अगर ये फॉर्मेट है तो x/2 रूट के अंदर जो टर्म है, यहाँ रूट के अंदर जो भी टर्म आ रही है ना, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका क्वेश्चन दिया है वही यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया। यहाँ पर प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा वो आपको यहाँ पर a बता देगा। ए कह रहा है कि अगर मैं नेगेटिव हूँ तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव रखो, अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मुझे पॉजिटिव रखो। ठीक है, तो इस तरह से आप ये साइन को इजीली याद रख सकते हो। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा। तो ये सारे फार्मूलेज आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं, ताकि जब हम इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट हम करेंगे, अभी भी अगर याद नहीं है आपको ये फार्मूले, तो एक बार वीडियो को पॉज कर दो या बैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको याद करके फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अब उसके बाद हम ये समझते हैं कि जो टेक्निक्स होती हैं इंटीग्रेशन की, वो किस तरह से आपको यूज़ करनी है। जो अभी बेसिक हमने लिस्ट देखी थी, अगर आपके पास कोई फंक्शन उस फॉर्मेट में आता है तो आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अब क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं आपके इंटीग्रेशन के, वो 2 नंबर में भी क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर में, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आप सीधा सीधा आंसर लिख दो। ठीक है, यानी जो लिस्ट आपको दे रखी है, सीधा ऐसा नहीं होगा कि आपको उसी फॉर्मेट में दे दिया और आपको सीधा आपने उसका आंसर लिख दिया, क्योंकि फिर वो 2 नंबर के लायक क्वेश्चन आपका रहता नहीं। 1 नंबर का होता तो हाँ आ सकता था। तो यानी अब उनको ऐसा नहीं कि उनको याद करने का फ़ायदा नहीं है, भाई वो क्वेश्चन में आगे यूज़ तो होंगी ना। आप क्वेश्चन को डायरेक्टली उस फॉर्मेट में नहीं दिया होगा, आपको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के बाद फिर आप उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो टेक्निक है वो सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी कुछ डायरेक्ट मेथड होते हैं, वो डायरेक्ट मेथड मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, सब जैसे अगर हम किसी भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फंक्शन हम ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल ऑफ f(x) प्लस में c। ठीक, अगर हमारे पास फंक्शन में यहाँ पर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन दिया हुआ है ax प्लस b। ठीक है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, ax प्लस b क्या यहाँ पर लीनियर है। तो ये लीनियर ही होना चाहिए यहाँ पर, ये नहीं कि क्वाड्रेटिक हो, वहाँ पर भी आप लगा दो। ये लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर लीनियर फंक्शन है, चाहे वो e की पावर में दे रखा हो, चाहे वो लॉग में दे रखा हो या किसी और तरीके से दे रखा हो,
उसका जब आप आंसर करोगे तो सिंपली जो उसका इंटीग्रेशन होता है, अब उसका इंटीग्रेशन एज इट इज़ लिख दोगे और इंटीग्रेशन एज इट इज़ लिख के डिवाइडेड बाय क्या कर देना है आपको, x का जो कोफिशिएंट है a उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, नहीं आया तो समझो, यहाँ पर क्वेश्चन से समझते हैं कि मान लो जैसे हम करते हैं कि हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर 7 का मेरे को इंटीग्रेशन करना है। तो x की पावर 7 का इंटीग्रेशन जो भी ने सबसे पहले पावर रूल करा, उस पावर रूल के अकॉर्डिंग इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x की पावर 7 + 1 यानी x की पावर 8 अपॉन में 8 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x की पावर 7 नहीं है, यहाँ पर कहता है x की पावर है 5x + में 3 रेज़ टू पावर 7, यानी x की जगह फंक्शन लीनियर है वहाँ पर x इन्वॉल्व साथ में, लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक नहीं होना चाहिए, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ लीनियर होगा, तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे 5x + 3 रेज़ टू पावर 8 अपॉन में 8, ये तो हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या था 5, तो इनटू में नीचे 5 और कर देना, तो ये आपका आंसर बनेगा 5x + 3 रेज़ टू पावर 8 अपॉन में 40। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, हम कह रहे हैं कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x है, ठीक है जी, ये बात तो हमारे फार्मूले से समझ में आ गई। लेकिन अगर हम कहें कि e की पावर 7x - 3 का इंटीग्रेशन क्या है, तो इसके लिए मुझे अलग से कुछ मेथड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर फंक्शन है, तो मैं लिखूंगा e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर 7x - 3 का e की पावर 7x - 3 है। लेकिन यहाँ पर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 7 है, तो 7 से मैं इसको और डिवाइड कर दूंगा, प्लस में c आ जाएगा। तो जो भी आपने वहाँ पर इंटीग्रेशन अभी लिस्ट में करे हैं वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गए, मतलब ये हो गया, ऐसे हो गया। अगर वहाँ पर उनकी जगह पर लीनियर फंक्शन आ जाता है तो आपको एज इट इज़ इंटीग्रेशन करना है, बस x का जो कोफिशिएंट है उसको नीचे लिख देना है। ठीक है, और एक समझ लेते हैं, जैसे a की पावर -3x + में 2। अब a की पावर x का इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, a की पावर x अपॉन में log a, तो इसका भी हम वैसे ही करेंगे, a की पावर x अपॉन में log a। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -3 है, -3 से और इसको इंटू कर देंगे, प्लस c कर देंगे, तो ये इसका इंटीग्रेशन बन गया। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको लीनियर फंक्शन दिया हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब कहोगे आप सर ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं है, नहीं है, लेकिन आगे इंटीग्रेशन जो हम करने वाले हैं उनमें यूज़ तो होगा ना, तो उसमें आप जाके सब्स्टिट्यूट करने की बजाय आप डायरेक्टली इस तरह से अप्रोच कर सकते हो। अगर उसके बाद हम सेकंड वाले जो प्रॉपर्टी है उस पर चलें, तो सेकंड प्रॉपर्टी में डस्टर कहाँ गया हमारा, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है यहाँ पर कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f(x) और साथ में उसका इंटीग्रेशन दिया, वो डेरिवेटिव दिया हुआ है, ये एक फंक्शन है, इसकी पावर जितनी मर्जी हो, लेकिन अगर साथ में उसके आपको इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है तो आप इस वाले फंक्शन को भी एज ए पावर फार्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हो। यानी अगर मैं कहूँ कि मुझे एक इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है, 3x² प्लस में 2 का, और इसकी पावर मुझे चाहिए 7, तो इसमें आप जो भी मैंने फार्मूला करा है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन लीनियर नहीं है। ठीक है, और साथ में इसके इंटू किया हुआ है 6x को, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये जो फंक्शन मेरे को दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव साथ में अवेलेबल है या नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव क्या बना, 3x² का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 6x, 2 का हो जाएगा 0, तो 0 को इसमें ऐड करेंगे 6x ही रहेगा। यानी इसका डेरिवेटिव आपको जब साथ में दिया हुआ है तो आपको सीधा इसी को उठाना है, पावर रूल अप्लाई करना है, और पावर रूल के हिसाब से आंसर हमारा बन गया 3x² + 2 रेज़ टू पावर 8 अपॉन में 8। यहाँ नीचे कुछ नहीं करना है, ठीक है, नीचे यहाँ कुछ नहीं करना है, वो लीनियर वाले में करना है बस। इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको एज इट इज़ लिख देना है, प्लस c जरूर लगाना है। मैं किसी क्वेश्चन में भूल जाऊँ प्लस c लगाना तो ये मत समझना कि नहीं लगाना है। इनडेफिनेट इंटीग्रल जब भी करोगे, किसी भी मेथड से कर रहे हो, प्लस c मस्ट है, लगाना ही लगाना है। ठीक है, हो सकता है कि मैं कहीं भूल जाऊँ, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सर आप c भूल गए या आपने c नहीं लगाया, क्वेश्चन गलत कर दिया, तो भाई वो इतनी मिस्टेक माफ़ कर देना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मान लो कई बार ऐसे होगा कि ये 6x पूरा नहीं दे रखा होगा आपको, मतलब इसने ऐसे कर दिया, क्वेश्चन में वही लिखता हूँ, यहाँ पर सिर्फ x दे दिया, तो आप देख रहे हो भाई इसका डेरिवेटिव तो 6x आ रहा है। अब 6 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 6 को हम कहाँ से लाएंगे, तो 6 कांस्टेंट नंबर को आप ला सकते हो, वो आपके हाथ में है।
लेकिन एक्स वैक्स को नहीं ला सकते हो। तो कांस्टेंट के लिए आप क्या करो, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 6 से यहाँ डिवाइड कर दो, बैलेंसिंग हो गई। अब आंसर निकलेगा आपका 1/6 3x² + 2 की पावर 8 अपॉन में 8 + c। फिर इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उसमें आप ऐसे प्रोसीड करेंगे। और अगर ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या हो रहा है, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है। यानी अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ले लेता 6x अपॉन में 3x² + 2, पावर नहीं लेनी यहाँ पर क्योंकि इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव चाहिए मुझे ऊपर। यहाँ पर हमने सिर्फ अंदर वाले का डेरिवेटिव देखना था, सिर्फ अंदर वाले का डेरिवेटिव देखना था। यहाँ पर पूरा फंक्शन देखना है कि इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आंसर आपका सीधा आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी इस तरह से काम करती है। अब इन तीनों प्रॉपर्टी में जो मेथड यूज हो रहा है वो सब्स्टिट्यूशन ही यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको डायरेक्टली याद रखते हैं तो आपका थोड़ा सा टाइम सेव होगा। जब लेंदी क्वेश्चंस आप करोगे इंटीग्रेशन के और वहाँ पर आपको इनमें से कोई फॉर्मेट मिल जाता है तो आप उसको डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, ठीक है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है वो अभी हम कर रहे हैं, कैसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है चीज़ों को, कैसे आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लेकिन उस प्रोसेस में अगर कहीं पर आपके पास ये वाले फंक्शंस आ जाते हैं तो आप उनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख पाओगे, इसलिए ये मैंने बताया आपको। अब हम प्रॉपर मेथड पे चलते हैं कि आपको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कोई ऐसा रिटर्न मेथड नहीं है पर्टिकुलर कि आपको इन क्वेश्चन में ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करना है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो फंक्शंस दिए हुए हैं उनको, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस फंक्शन को किस तरीके से अरेंज किया जाए ताकि आप उसको सब्स्टिट्यूट कर पाओ। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास है √x प्लस में x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। सबसे पहला काम, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे तो सबसे पहला काम हमेशा ये देखो कि जो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं 1 2 3 जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं, क्या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको साथ में दिया है नहीं दिया हुआ, सबसे पहला काम। उसके अगर ये नहीं होता तो फिर आप ये देखो कि जो आपको फंक्शंस दिए हुए हैं उसमें किस किस की पावर ऐसी है जो फ्रैक्शन में है पावर या रूट में है पावर, ठीक है। लेकिन ये भी मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने वो चीज़ ढूंढ ली तो आप इंटीग्रेट कर पाओगे। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। तो इसलिए इंटीग्रेशन में आप जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आ पाएगा कि कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, इस क्वेश्चन की बात करूँ, तो इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक फंक्शन तो √x है और एक फंक्शन x है। तो अगर मैं √x को यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि अगर टर्म आपकी रूट में होनी चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हो। तो मैं अगर इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ कि मैं √x को t पुट कर लूँ, तो मैं √x को अगर पुट करूँगा तो मेरे को ये देख लेना चाहिए कि क्या इसका डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। किसी किसी में अवेलेबल होगा, किसी में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा करने पर ऐसा होगा ही होगा। यहाँ पर दूसरा और बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, जब भी आपके पास ऐसे फंक्शन दे रखे हो या √x है या x है या x की पावर 1/3 है 2/3 है कुछ भी है, और साथ में यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ x की टर्म्स में दे रखा है, तो उसमें बेटर रहेगा कि आप सबसे पहले इसमें से कॉमन निकाल लो, ठीक है। कॉमन आप निकालो। कॉमन क्या निकालोगे, यहाँ पर इन दोनों में से आप √x को कॉमन निकाल दो। dx दो बार लिख दिया हमने। यहाँ से √x आप कॉमन निकाल दो तो इधर से बचेगा आपके पास 1 और यहाँ से बचेगा √x। अब आप देखो आपके पास दो फंक्शन बन गए। अब इन दोनों फंक्शन में से अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो उसमें ये नहीं आएगा, हाँ, लेकिन इसका डेरिवेटिव करूँगा तो ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 कांस्टेंट है। तो 1 का डेरिवेटिव तो होता है 0। तो इसलिए अगर मैं इससे करूँ, मैं इसको पुट करूँ 1 + √x को t, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे √x का, ये आ जाएगा 1/2 √x। 1 तो आपका 0 हो गया,
ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि डेरिवेटिव भी आना चाहिए करते हुए। अब यहाँ पर जब भी आप पुट करोगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डेरिवेटिव करना है, और यहाँ से dx की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। dx की वैल्यू आ गई 2√x dt। अब आपने इसको यहाँ पर पुट करा 2√x dt बाय √x, 1 प्लस √x की जगह तो हमने पुट कर दिया था t, 2 से सॉरी √x से √x कैंसिल हो गया, 2 आ गया बाहर। अब फंक्शन रह गया आपके पास 1/t dt। अब 1/t dt मतलब आप यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, तो x की जगह यहाँ पर t आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन हम करते हैं वो आता है log x, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा log t। अब यहाँ पर वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने सीधी, ठीक है, या फार्मूला लगाया इंटीग्रेशन वाला, तो log t आ गया। यहाँ पर t की जगह पर आप पुट कर दो, t आपने क्या एज्यूम किया था 1 प्लस √x प्लस में c, ये आपका आंसर बनेगा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जब आप करोगे तो मैटर करता है कि आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो कि क्या आपको पुट करना चाहिए। अभी क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें लिखा है मान लो 7x माइनस 2 इंटू में √3x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर जो रूट वाली टर्म है उसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो 3 आएगा। अब 3 तो यहां कुछ नहीं दिया हुआ, इसको पुट करने का कुछ फायदा नहीं होगा, तो आपको स्टार्टअप कैसे करना चाहिए। यहां पर इसका डेरिवेटिव दिया है नहीं दिया हुआ है, आपको पहले इसी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करके पहले ये हमें रूट यहां से खत्म करना पड़ेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहां पर पुट करो 3x प्लस 2 को t, सिर्फ 3x प्लस 2 को, रूट को मत लो। रूट को तब लेना चाहिए जब उसका डेरिवेटिव साथ में इन्वॉल्व हो, जैसे हमने यहां पर रूट लिया। क्यों लिया, क्योंकि रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 √x आएगा, और 1/2 √x में से √x हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल था। यहां पर लेने का कोई फायदा नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव करा हमने 3x हो गया, 3x का 3 आ गया, dx इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू बन गई dt अपॉन में 3। तो ये 7x माइनस 2, इसको भी, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में चेंज कर रहे हो, आप फंक्शन को x में से t में लेके जा रहे हो, तो सारी टर्म्स आपकी t में आनी चाहिए। तो यहाँ भी आप x को t में लेके जा रहे हो, तो x की वैल्यू आपको निकाल के यहाँ से यहाँ पर पुट करनी है ताकि आपको t में फंक्शन आ जाए। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा आ जाएगी t माइनस 2 अपॉन 3, वो यहाँ पर पुट कर दो, t माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 2, इसकी जगह आ गया हमारे पास t, और dx की जगह आ गया dt बाई 3। इसका एलसीएम लो आप, तो ये बन जाएगा 7t माइनस 14 माइनस 6 अपॉन में 3, और ये वाला 3 साथ में आ गया इनटू में t dt। इस 3 को आप 3 3 9 करके बाहर निकालो, और इस t को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 7t स्क्वायर 14t माइनस 6t, 14 माइनस 6 80 हो गया, सीधा 8t लिख देते हैं, 14 और दोनों माइनस है तो माइनस 20t। ये आपके पास अब फंक्शन बन गया सिंपल। अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर फार्मूला लगा के दोनों को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारे पास अब क्या बनाइए, 1/9 7t क्यूब अपॉन में 3 माइनस 20 t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से ये हमने कैंसिल कर दिया। एलसीएम लेंगे तो फिर आपके पास ये बन जाएगा 7t क्यूब माइनस 30t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये 3 और 9 बाहर आ गया आपके पास, ये बन गया 1 अपॉन में 27, ठीक है, 1 अपॉन 27, और इधर आ गया आपके पास 7t क्यूब, t की जगह आपके पास ये था माइनस 30 टी स्क्वायर प्लस में सी, ये आपका फाइनल आंसर बन गया। गलत हो गया, √t था वो। चलो इसको,
तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, उनसे और समझते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ गया है, जैसे अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया, उसमें नीचे रूट एक्स प्लस में एक्स था, तो वहाँ पर हमने रूट एक्स को लेकर स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे पिछले क्वेश्चन में तो डेरिवेटिव हमें मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव कुछ नहीं मिल रहा। अगर हम 7x का डेरिवेटिव करेंगे तो 7 ही रहेगा, तो यहाँ कहीं 7 हमारे पास है भी नहीं, और अगर सिर्फ कांस्टेंट ही डेरिवेटिव आता है तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं। यहाँ पर भी आप डेरिवेटिव से कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, तो इसको हम स्टार्ट कैसे करें। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये फंक्शन, इसकी पावर सीधी सीधी दे रखी है आपको नेचुरल नंबर में, इसकी पावर आपको फ्रैक्शन में दे रखी है, यानी रूट में दे रखी है। तो जब भी ऐसे दो फंक्शन आए कि एक की पावर आपको कुछ फ्रैक्शन में दे रखी हो या रूट में दे रखी हो, तो वहीं से स्टार्ट करो क्वेश्चन को, उसी को पुट करके करो। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह से आ गया। तो सबसे पहला काम होगा कि हम यहीं से इसको पुट करें, 3x + 2 से स्टार्ट करें। इसको हमने t पुट किया, इसमें रूट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, खाली 3x + 2 लो, क्योंकि अगर हम रूट को लेंगे तो हमें रूट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन के अंदर मतलब अगर मैं यहाँ पर रूट ले लेता, सपोज मैं रूट ले लूँ, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो आएगा 1/2 √3x + 2। अगर क्वेश्चन में ये चीज़ यहाँ पर कहीं प्रेजेंट होती तो ऐसे लेने का फ़ायदा होता, लेकिन अगर ये नहीं है तो आपको ऐसे लेने का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो आप सीधा बस 3x + 2 लो, ताकि ये फंक्शन आप में यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल आ जाए जिसको आप इससे सॉल्व कर पाओ। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x का 3 आ गया, dx = dt। तो dx की वैल्यू बन गई dt/3। अब क्योंकि आप जो अपना फंक्शन है उसको x से t में लेके जा रहे हो, तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं वो सारी t में आ जानी चाहिए। तो ये तो हमने t मान ही लिया है। यहाँ पर ये जो 7x है, ये जो x आपको ये भी t में लेके जाना है। तो यहाँ से आप कैसे लेके जाओगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो ये बनेगी आपके पास 3x = t - 2, और x की वैल्यू बनेगी t - 2/3। तो यहाँ पर आप पुट करो इस x की जगह पर t - 2/3। ये वाला -2 इधर आ गया, और ये वाली टर्म आ गई आपके रूट के अंदर, और dx की वैल्यू आ गई dt/3। इसका एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 7t, 7 2 = 14, 3 2 = 6/3 इंटू में √t/3 dt। ये 3 आ गया बाहर हो गया, 1/9। ये बन गया 7t - 20 √t। अब आप इस √t को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता तो नहीं हो पाता। अब ये हो सकता है √t को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर ½ है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 7t⁻³ ये बन गया आपका 20 √t। अब इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन आप यूजिंग पावर फार्मूला बड़े आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये बना हमारे पास 7t की पावर 5/2, डिनोमिनेटर में भी 5/2, t की पावर यहाँ ½ है, इसमें आप 1 ऐड करोगे 3/2, 3/2। आप इसमें एक काम डायरेक्टली कर सकते हो, जो आप यहाँ पावर आती है ना 5/2, उसका रेसिप्रोकल सीधा यहाँ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 5/2 को आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो ये 5/2 ऊपर आ जाएगा, 7 इंटू ऐसे बन जाएगा 2/5। तो जो पावर आती है सीधा उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये वाला स्टेप आप काट सकते हो। यहाँ पर भी ऐसे ही बन जाएगा 2/3 t की पावर 3/2। अब जो t है ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। अब जो t है उस t की जगह पर आप वैल्यू पुट कर दोगे ये, और यहाँ पर देखो 7 2 = 14, 9 5 = 45, तो ये बन गया 14/45, 3x + 2 की पावर 5/2। इधर आ जाएगा आपके पास 20 2 = 40/27, और t की जगह आ गया 3x + 2 की पावर 3/2 प्लस में c। इस c लगाना भूलना नहीं है, बिल्कुल c आपका लगना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम ये सेकेंड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है उसी की तरह ही यहाँ पर आपको इसको यूज़ करना है।
यहाँ पर देखो जो फंक्शन आपको ये दे रखा है, इस फंक्शन की पावर फ्रैक्शन में है और ये फंक्शन पावर सिंपल है। तो आप इससे स्टार्ट ना करके इससे स्टार्ट करेंगे, इसको आप पुट करेंगे। इसको आपने पुट करा, x की पावर 3 - 1 को t पुट कर दिया, सिर्फ x की पावर 3 - 1 को, पावर नहीं लेनी है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन गया हमारे पास 3x², 1 का तो 0 हो गया, dx = dt। यहाँ पर आते हैं तो x की पावर 3 - 1 को आपने t पुट कर लिया है, ये t की पावर 1/3 हो गई। dx की जगह यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा dt/3x²। अब x² से आप x की पावर 5 को काट सकते हो, x³ बन जाएगा, जिससे वैल्यू निकालनी आपको यहाँ से आसान हो जाएगी। अगर x की पावर 5 की वैल्यू निकालने जाओगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन हमेशा इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि आप उसमें से वैल्यू इजीली फाइंड कर सको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बस आपको समझना है कि कैसे करना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये 3 हमारा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 3 dt। अब x की पावर 3 की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगी t+1। अब देखो यहाँ पर, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। t की पावर 1/3 इधर है, 1 इधर है, तो t की पावर आ जाएगी 4/3 और t की पावर 1/3। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो t की पावर 4/3 में 1 प्लस करेंगे 7/3 और डायरेक्टली आप लिख सकते हो ऐसे 3/7। t की पावर 4/3 इधर आ जाएगा 3/4 प्लस c। अब t की जगह आप वैल्यू डाल दो और इसको जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट ही जाएगा, ये रह जाएगा 1/7 और t की जगह ये वैल्यू आ गई x³ - 1 की पावर 7/3। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ रह जाएगा 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उस पर चलते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का ही क्वेश्चन है बिल्कुल ये, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपने अभी तक करे होंगे शायद आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन ट्राई ना करा हो। अब वहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको इंटीग्रेट करना है 5 की पावर 5 फिर पावर 5 फिर x, फिर 5 की पावर 5 फिर x, फिर 5 की पावर x dx। ऐसे क्वेश्चंस में जो सबसे आपके पास छोटी टर्म दे रखी है वहीं से स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जितने भी लॉजिक्स हमने करे उन सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर x से आपको स्टार्ट करना है। इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ। 5 की पावर x को t लिया हमने, और 5 की पावर x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे यानी a की पावर x के डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। अब a की पावर x का डेरिवेटिव याद है या भूल गए हो? a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a, इनटू में होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है? a की पावर x डिवाइडेड बाय log a। यहाँ पर हमें डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है, दोनों को मिक्स मत कर देना आप। तो 5 की पावर x log 5 dx = dt। तो यहाँ पर आप dx की वैल्यू निकालोगे तो ये बन गई dt अपॉन में log 5 इंटू में 5 की पावर x। यहाँ पर पुट करो, ये 5 की पावर 5, फिर ये जो 5 की पावर x था इसको हमने t माना था, तो यहाँ पर आ गया t, ठीक है। 5 ये 5 की पावर x यानी t, ये 5 की पावर x तो t है ही, dx की जगह क्या हो गया dt अपॉन में log 5 इंटू में 5 की पावर x। 5 की पावर x मतलब t तो हो गया ना, ये भी यहाँ पर ही कर दो या यहाँ पर कर दो, जैसे मर्जी करो। इस t से t कैंसिल, ये जो log 5 है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ। ये क्या रह गया 5 की पावर t 5 की पावर t dt। देखो 3 टर्म थी, 3 में से एक टर्म कट गई, 2 टर्म रह गई। अब इसमें दोबारा फिर आपको यही करना है, सब्स्टिट्यूशन फिर दोबारा से करना है, ठीक है। इस प्रोसेस को करेंगे तब जाके हमारा ये भी खत्म हो जाएगा, एक टर्म रह जाएगी। अब आप पुट कर दो 5 की पावर t को किसी और वेरिएबल में कर दो, z में कर दो। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर
5 की पावर टी डी टी इक्वल्स टू डी जेड, तो डी टी की वैल्यू हो जाएगी, और लॉग ए तो रह गया, 5 की पावर टी लॉग 5 डी टी इक्वल्स टू डी जेड, डी टी की वैल्यू आ जाएगी डी जेड अपॉन में 5 की पावर टी लॉग 5। अब 5 की पावर टी क्या माना था, जेड माना था, इसको यहां पर आप पुट कर दो। 5 की पावर टी मतलब z, 5 की पावर टी ये हो गया t, सॉरी z, dt की जगह डी जेड अपॉन में z log 5, इससे कैंसिल, ये log 5 भी बाहर आ गया, तो एक log 5 पहले से है, अब ये क्वेश्चन रह गया। अब इसका इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करने पर आ जाएगा आपके पास a की पावर x वाला, तो ये क्या बनेगा, a की पावर x में क्या होता है, a की पावर x डिवाइडेड बाय log a होता है, यहाँ पर a की जगह 5 है, तो 5 की पावर z अपॉन में log 5, log 5 ये हो गया, log 5 यहाँ पर 2 बार इधर है, तो log 5 तो आ गया आपके पास 3 टाइम्स, ऊपर रह गया 5 की पावर z। अब z की जगह वैल्यू पुट कर दो, z क्या था, 5 की पावर t था, तो ऊपर आ गया 5 की पावर t डिवाइडेड बाय log 5 की पावर 3 प्लस में c। अब क्वेश्चन तो t में नहीं था ना, क्वेश्चन तो x में था, तो आंसर तो x तक लेके जाना पड़ेगा, तो 5 की पावर t यानी t क्या था हमारे पास, t था 5 की पावर x, तो इस t की जगह फिर 5 की पावर x डाल दो, तो आंसर हमारा क्या बन गया, 5 की पावर x डिवाइडेड बाय log 5 की पावर 3 प्लस में c। तो इस तरह से जो सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड है उनके क्वेश्चंस आप समझ के कैसे कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, फिर आप इजीली वहां पर आ जाओगे, बस आपको स्टार्ट करना आ जाना चाहिए कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो जो नेक्स्ट मेथड है बच्चों हमारा वो है पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन में आपको जो टेबल पीछे दी गई है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है कि कैसे आपको इसको जो फ्रैक्शन वाले हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे आपको पार्शियल में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपके पास नीचे यहाँ पर 2 फैक्टर है x माइनस ए, x माइनस बी, ये x माइनस ए लिखा है तो जरूरी नहीं कि माइनस ही होगा हर जगह, वो x प्लस ए भी हो सकता है, x प्लस बी भी हो सकता है, मतलब जैसा वो फंक्शन है, 2 आपके पास लीनियर फंक्शन होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, 2 फैक्टर बन जाने चाहिए, तो उनको आप दोनों को ऐसे अलग अलग करके लिखोगे a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, फिर आगे ऊपर जो a और b आते हैं कैपिटल में, इनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर x माइनस ए का स्क्वायर दिया हुआ है तो पहला फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, दूसरे फंक्शन में यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अगर x माइनस ए का क्यूब दिया हुआ है तो पहले आप x माइनस ए लिखेंगे, b के नीचे x माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे और c के नीचे x माइनस ए का होल क्यूब आ गया। अगर फंक्शन में यहाँ पर एक स्क्वायर में है और एक ऐसे है तो आप इसको x पहले वाले को x माइनस ए लिखा, फिर x माइनस ए का स्क्वायर लिखा, फिर तीसरा फंक्शन आपका एज इट इज आ जाएगा x माइनस बी। अगर 3 फंक्शन है, तीनों ही लीनियर फंक्शन है, तो आप सीधा अलग अलग करके ऐसे लिखेंगे। और अगर आपके पास फंक्शन यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक है तो ये वाला तो x माइनस है, इसको आप ऐसे लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस है, लेकिन अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो ऊपर हमेशा लिखना है bx प्लस सी। अगर आप इसको पहले लिखते तो ऐसे लिखते ax प्लस बी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भाई जैसे अब यहाँ पर है तो आप इसको इधर नहीं लिख सकते, इसको इधर नहीं लिख सकते, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, उसकी टेंशन नहीं है कि जो पहले ऑर्डर में होगा वो आपको लिखना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो फंक्शन जैसे यहाँ एक आइडियल फंक्शन आपको दे रखे हैं, इन सब के अंदर क्या हो रहा है, जो नीचे फंक्शन है उसकी डिग्री ऊपर वाले की कम होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो इस फॉर्मेट में हो, जैसे ये नीचे आपके पास 2 फंक्शन है, यहाँ पर ऊपर क्वाड्रेटिक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक ही हो, यहाँ पर 1 भी हो सकता है खाली। बस पर्पस ये है कि नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले से ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर डिग्री कम रहनी चाहिए। देखो यहाँ भी क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 हो गया। बस ऊपर वाले की डिग्री कम रखनी है, ठीक है। तो बस आपको ये वाली टेबल फॉलो करनी है, कैसे इसको चेंज करना है। अभी कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, उन क्वेश्चन में देखेंगे कैसे आपको इनको चेंज करना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम पहले, जिसमें आपको 3 फैक्टर दे रखे हैं, 2 का तो आप लोग इजीली कर ही लोगे, 3 फैक्टर पे हम चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 1, 3x
-1 अपॉन में x -1 x -2 x -3, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। अब यहां पर नीचे 3 फंक्शन है तो आपको सीधा क्या करना है, पुट करो 3x - 1 x -1 x -2 x -3 इज इक्वल्स टू a अपॉन x -1 b अपॉन x -2 c अपॉन x -3, इस तरह इसको पुट करो। अब आपको इन a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले तो काम तो क्या होगा, इसको तो लेफ्ट हैंड साइड को तो आप ऐसे कैसे लिखेंगे, जो राइट हैंड साइड है इसमें तीनों का एलसीएम लिया, इससे ये कैंसिल हुआ तो a के साथ ये दोनों इनटू होंगे, b के साथ और c के साथ, तो ये डिनोमिनेटर तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर हमारे पास ये रह गया, इसका ये इसका ये। अब यहाँ a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। a b c की वैल्यू आप किसी भी मेथड से फाइंड करो, दो मेथड आपके पास होंगे, एक तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वो इंटीग्रेशन वाला नहीं, सब्स्टिट्यूशन मतलब x की जगह आप कोई वैल्यू पुट करो, और पुट आपको दोनों साइड करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, उससे आपको a b c की वैल्यू मिलेगी। अब पुट करने वाला मेथड आपके काम तब आता है जब कोई आप ऐसी वैल्यू पुट कर सको जिससे आपका एक पूरा का पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दूंगा तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये मेथड बेनिफिशियल। अगर जीरो नहीं होता तो कुछ बेनिफिशियल उसका नहीं मिलेगा आपको। फिर बेटर है कि आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करो दोनों साइड एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कोफिशिएंट कंपेयर करके इक्वेशंस बनाओ। ये सारी चीज़ें डिटेल में, जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला वीडियो है और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो वो ज़्यादा डिटेल में उसमें जान सकते हो, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर करा ही रहा हूँ, चिंता मत करो। तो यहाँ पर आगे मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर x की जगह 2। अब x की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, 2 3 6 -1 5 आ गया, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर पुट करोगे 2 - 1 1 आ गया, 2 - 3 -1 आ गया, यहाँ पर पुट करोगे तो ये भी जीरो हो गया, तो सीधा आपको b की वैल्यू मिल गई यहाँ से -5। अब आप x की जगह 3 भी पुट कर लो, यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 3 9 -1 8 हो गया, इधर ये जीरो हो जाएगा, इधर यहाँ पर ये रखोगे तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू मिलेगी आपको 3 - 1 2 3 - 2 1, तो c की वैल्यू बन गई 4। अब x की जगह आप पुट कर लो, और कोई ब्रैकेट हो सकती है, ये जीरो हो सकती है, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 3 1 3 -1 2 a 1 - 2 -1 हो गया, 1 - 3 -2 आ गया, तो a की वैल्यू हो गई आपके पास 1, ठीक है। तो a b c तीनों की वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर करना है पुट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपका क्या बन गया, a अपॉन में x -1, b की जगह आ गया -5 अपॉन में x -2, c की जगह आ गया 4 अपॉन में x -3। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन जब भी करोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इंटीग्रेशन, अगर नीचे आपको लीनियर फैक्टर है तो आपके जो इंटीग्रेशन है वो लॉग में आ जाएंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपको x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ऊपर 1 तो हमेशा अवेलेबल रहता ही है। अगर 5 है तो वो 5 × 1 तो हो गया ना, तो सीधा आप इसका आंसर लिख दोगे log x -1 -5 log x -2 प्लस में 4 log x -3 प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पार्शियल में जब भी लीनियर फैक्टर होंगे आपका आंसर हमेशा ऐसे ही आएगा। अगर फैक्टर आपका किसी और तरीके से आ जाए, मान लो फैक्टर हमारा अगर स्क्वायर में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जहाँ पर आपको एक फंक्शन, तीनों अगर लीनियर फैक्टर नहीं है, एक फंक्शन आपको स्क्वायर में दिया हुआ है, जैसे मान लो क्वेश्चन में कहता है आपसे कि x अपॉन में x -1 का स्क्वायर और इनटू में x + 2। अब जब यहाँ पर आप पुट करेंगे
तो ये बनेगा ऐसे a अपॉन में x माइनस वन, b अपॉन में x माइनस वन का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर होगा तो आपको ऐसे फंक्शन बनाने दो। और तीसरा आपका बन गया c अपॉन में x प्लस टू। अब फिर वही काम, आप एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम में x माइनस वन का स्क्वायर आएगा और x प्लस टू आएगा। दोनों मत लिख देना, इन दोनों में से जो पावर बड़ी है वो लिखेंगे। तो यहाँ से x माइनस वन एक कैंसिल हो जाएगा, एक x माइनस वन बचेगा और एक x प्लस टू आ गया। b के साथ खाली x प्लस टू आ जाएगा और c के साथ x माइनस वन का स्क्वायर। एलसीएम आपका हर बार कटना ही है। अब इसमें अगर मैं सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करूँ तो x की जगह पुट कर देता हूँ पहले 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, इधर ये 0 हो गया, इधर ये 0 हो गया। तो b की वैल्यू पहले मिल जाएगी, किसी की भी वैल्यू मिल जाए पहले, ज़रूरी नहीं है कि b की ही निकालनी है। तो ये आ जाएगी 1/3। और अगर x की जगह पुट कर दूँ -2, तो इस साइड में -2 आ गया, ये फिर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। -2 -1 -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। तो c की वैल्यू बन जाएगी -2 अपॉन में 9। तो b की वैल्यू हमारी 1/3 आ गई और c की वैल्यू -2/9 आ गई। अब a की वैल्यू और चाहिए। अब अगर आप कोई और वैल्यू पुट करोगे तो आपका और कोई 0 नहीं हो रहा। तो ऐसे में फिर आप क्या करो, कुछ वैल्यू पुट करने की बजाय कंपेयर कर लो। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, सबसे हाईएस्ट जो आएगा आपके पास x की पावर 2 आएगी, तो उसका कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। a की वेरिएबल निकालना है, अब हमें a निकालना है, ठीक है। तो हमें सिर्फ a की कंपेयर कर लेना है। अगर आपको 2 की वैल्यू निकालनी हो a b, तो 2 कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, एक x स्क्वायर का कर लो, एक x का कर लो, या कांस्टेंट का कर लो, किसी का भी कर सकते हो, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि इसका करना है। तो अब यहाँ पर कोफिशिएंट कंपेयर कैसे करेंगे। अब LHS में देखो x स्क्वायर तो है ही नहीं, अगर x स्क्वायर है ही नहीं तो कोफिशिएंट तो हो गया 0। यहाँ पर x स्क्वायर आएगा जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा ax स्क्वायर। तो हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिएगा, वो आ गया a। यहाँ से x स्क्वायर आएगा ही नहीं, यहाँ पर x स्क्वायर आएगा जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, ये बनेगा x स्क्वायर -2x प्लस 1। तो c से इसको इंटू करेंगे तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा c। तो आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आप सीधा कंपेयर द कोफिशिएंट लिखो, जो जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उनको लिख दो, कोई नंबर साथ में आ रहा है तो वो लिख दो। अब c की वैल्यू -2/9 थी, उसको यहाँ पर आप पुट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी +2/9। आपको वैल्यूज़ निकालनी है तीनों, किसी भी मेथड से निकालो। आपको वर्बली पता है तो वर्बली लिख दो, लेकिन वैल्यू सही होनी चाहिए आपकी। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करो तो इंटीग्रेशन आपका बन गया। a की जगह 2/9 x माइनस 1, b की जगह 1/3 x माइनस 1 का स्क्वायर, c की जगह -2/9 x प्लस 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वैसे ही आएगा 2/9, बाहर निकालो, इसका इंटीग्रेशन करोगे लॉग में आ जाएगा, यानी 2/9 लॉग x माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पावर स्क्वायर में है, तो ये कौन सा इंटीग्रेशन बन रहा है, 1/x स्क्वायर वाला। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1/x। कैसे आएगा, वही पावर रूल। इसको मान लो आप ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -2 + 1/-2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/x आ जाएगा। तो ये जो 1/3 है इसको तो आप ऐसे ही रहने देना, इसका आ जाएगा -1/x माइनस 1। ये हो गया -2/9 log ऑफ x प्लस 2। लॉग वाली टर्म में अगर आपके पास सेम कोफिशिएंट आ जाएंगे तो इनको इकट्ठा कर देना। 2/9 कॉमन निकाला, यहाँ पर आ गया log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 2। यह आ जाएगा -1/3 x माइनस 1 प्लस c। इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जो माइनस वाली टर्म आती है वो नीचे शिफ्ट हो जाती है। तो फाइनल आंसर आपका बन गया 2/9 log x माइनस 1 x प्लस 2 एंड -1/3 x माइनस 1 प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर इसका बन गया।
एक तीसरी टाइप क्या हो सकती है, अगर आपके पास नीचे फंक्शन क्वाड्रेटिक आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, फंक्शन अगर क्वाड्रेटिक आ जाए आपके पास, जैसे 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक फंक्शन लीनियर है, एक फंक्शन क्वाड्रेटिक है, तो ऐसे में आप कैसे पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू, पहला फंक्शन लीनियर है तो ऐसे लिख दिया, दूसरा फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो ऐसे लिखना है। फिर वही एलसीएम लेना है, a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स, एलसीएम लेने के बाद यही आएगा। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो तरीका, अगर हम यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू मिल जाएगी, एक वैल्यू तो मिल जाएगी सब्स्टिट्यूशन से। x की जगह 1 पुट कर दिया, इधर तो 1 x है ही नहीं तो 2 का 2 रहेगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 और -1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 1 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। बाकी bx प्लस c की वैल्यू निकालने का सब्स्टिट्यूशन से तरीका नहीं है, तो यहाँ पर आप कंपेयर कर लो, दो कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा जब बी एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी आ जाएगा, एक हमारे पास ये बन गई। यहाँ पर a की वैल्यू तो हमारे पास है 1, यहाँ पर 1 पुट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी +1। अगर हम x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x भी नहीं है तो फिर 0 हो गया, यहाँ से x आएगा ही नहीं, किसी को भी आप सॉल्व करोगे। यहाँ से x जब आएगा जब आप bx को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो bx बचेगा, तो x का कोफिशिएंट वहाँ से बन गया b, और c को -x से करोगे तो -cx आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा -c। तो यहाँ पर अब आप b की वैल्यू 1 पुट करो तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 1, तो a b c तीनों की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई। अब इंटीग्रेशन जब आप निकालेंगे तो ये हो गया 1/1 माइनस एक्स, b की जगह भी 1 हो गया तो x प्लस 1 रह गया ऊपर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1 आता है, ऊपर खाली +1 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1, और ये माइनस हमने लगाया तो माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसे, इनको अलग सेपरेट करो, x/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन हमने थोड़ा सा गलत ले लिया, गलत क्यों ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से तो देखो आपको इंटीग्रेशन बन जाएगा -log 1 माइनस एक्स, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x, ऊपर खाली x है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो ये बन गया आपका log 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पर अरेंज करा है वैसे ही यहाँ पर करा है, नीचे वाले का जब एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ जाता है तो सीधा लॉग में आंसर आ जाता है। गलत मैं इसलिए कह रहा था, यहाँ पर ये जो बन गया ना ये ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। चलो आप इस पार्ट को छोड़ दो, लेकिन बाकी पार्ट तो आपका आ सकता है। क्वेश्चन अगर इस तरीके से आएगा तो आपको ऐसे इसको प्रोसीड करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसका, यहाँ पर ये थोड़ी स्पेशल फॉर्म बन जाती है। अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से हो कि 1/में x इंटू x की पावर n+1, पावर में यहाँ प्लस हो, यहाँ पर बीच में साइन प्लस हो या माइनस हो डजेंट मैटर, x की पावर यहाँ n है तो यहाँ पर x होना चाहिए, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है।
तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना पड़ेगा स्टेप आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज टू पावर n-1, यानी जितनी इसकी पावर है उससे एक पावर कम करनी है, कम करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ x की पावर 6 है तो x की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर आ गया आपके पास x की पावर n-1, नीचे आ गया आपके पास x इंटू एक्स की पावर n-1 और x की पावर n एज इट इज़ रहेगा, ये आ गया ऊपर, ये आ गया नीचे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होने के बाद x की पावर n बचेगा। अब ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है x की पावर n, जब आप उसका डेरिवेटिव करोगे तो ये वाली टर्म उसमें आएगी, डेफिनेटली आएगी, तभी हमने ये काम करा है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले स्टार्ट करेंगे, पुट करेंगे x की पावर n को t, तो x की पावर n आगे आ गया, x की पावर 1 कम होगी, तो x की पावर n-1 dx की वैल्यू होगी dt अपॉन में n। तो x की पावर n-1 dx ये सारा खत्म हो गया, dt अपॉन n बच गया, और ये आ गया आपके पास t, और ये आ गया t+1, और n जो था वो यहाँ आ गया बाहर। अब इसको भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास दो कंसेक्यूटिव नंबर आ जाए, दो कंसेक्यूटिव नंबर कैसे, ऐसे आ जाए 1/2 × 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम रहेगा। अगर आपके पास आ जाए 9 × 10 तो आप लिख सकते हो, दोनों का आंसर सेम रहेगा। ये कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो छोटे वाली टर्म को आप पहले लिखो 1/n माइनस 1/t और t+1, ठीक है। वहाँ पर नाम नहीं लिखा होता ऐसा कि यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन आपको सोल्व करना, आपको इंटीग्रेट करना है। तो अगर कोई चीज़ डायरेक्ट आप कर सकते हो, डायरेक्ट करो। अगर डायरेक्ट आपको याद नहीं रहती है तो आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड लगा सकते हो, a/t b/t+1। उसको सॉल्व करोगे, a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -1 आएगी, पहले ही बता रहा हूँ। अब इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो ये बन जाएगा log of t माइनस log of t+1। इन दोनों को इकट्ठा कर दो, log of t अपॉन में t+1 प्लस c, और t की जगह पर x की पावर n आ जाएगा, तो हमारा आंसर बन गया ये, हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट जो टेक्निक है हमारी वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, अगर आपको दो फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई में दे दे, एक फंक्शन f(x) है और एक g(x) है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन आपको फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट करना है, कौन सा आपको ऐसे करना है जो आपको सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट करना है। इसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, इसके लिए आप ये अल्फ़ाबेट्स याद रखो, LAE। L का मतलब हो गया लॉग, A का मतलब एल्जेब्रा और E का मतलब एक्सपोनेंशियल। लॉग फंक्शन, और अगर एल्जेब्रिक फंक्शन दिए तो फर्स्ट फंक्शन हमारा लॉग होगा, सेकंड फंक्शन हमारा एल्जेब्रा होगा। अगर एल्जेब्रा और एक्सपोनेंशियल दिए हुए तो फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रा, सेकंड एक्सपोनेंशियल, और अगर लॉग और एक्सपोनेंशियल दिए हुए हैं तो फर्स्ट फंक्शन लॉग और सेकंड लास्ट में जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल। मतलब लॉग आपको फर्स्ट रखना है और एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट रखना है, एल्जेब्रा बीच में है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो, भाई इसके साथ है तो ये सेकंड हो गया, इसके साथ है तो ये फर्स्ट हो गया। तो आपने पहले ये डिसाइड करा कि ये फंक्शन फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये फर्स्ट बाद में लिखा हो या पहले लिखा हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप फर्स्ट इसको भी ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड इसको भी ले सकते हो। तो आपने फर्स्ट फंक्शन यही चूज़ करा। अब जो मेथड है वो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन आपको एज इट इज़ रखना है और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस का साइन, पहले वाले का आपको डेरिवेटिव करना है, सेकंड वाले का फिर से इंटीग्रेशन करना है। मतलब यहाँ पर जो आई थी टर्म वही टर्म आपकी यहाँ रहेगी, और फिर यहाँ जो भी आया आपके पास उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे याद रखना है, सिंपल तरीका क्या करना है, एक बार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा, सेकंड फंक्शन यहाँ भी इंटीग्रेट होगा, यहाँ भी इंटीग्रेट होगा। तो ऐसे बड़े आराम से आप याद रख सकते हो। और इसमें बाय पार्ट्स में एक दूसरा फार्मूला होता है, ये स्पेशल फार्मूला है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है साथ में उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है तो आप e की पावर x dx यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई में होना चाहिए। अगर ऐसे दिया हुआ है तो सीधा आंसर आप लिख सकते हो fx इंटू में e की पावर x। पहले मैं आपको इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ।
यहाँ पर अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दिया, कई बार तो आपको डायरेक्टली दे देगा। डायरेक्टली मतलब अगर सीधा उसने कह दिया यहाँ पर कि आपको log x दिया है प्लस में 1/x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। 1/x को आप पहले लिख लो, बाद में लिख लो, वो कोई फर्क मैटर नहीं करता। तो इसका आंसर बन जाएगा सीधा log x इंटू में e⁻x। लेकिन कई बार आपको थोड़ा बहुत इसमें अरेंज करना पड़ता है। कैसे? मान लो आपको फंक्शन दे दिया इसने e⁻x x - 1 अपॉन में x², ये फंक्शन दे दिया। तो e⁻x तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों वाले अंदर वाले फंक्शन को इस तरह से ब्रेक करना है कि एक का डेरिवेटिव दूसरा आपका बन जाए। कैसे ब्रेक करेंगे हम? पहले आप इस वाली टर्म को ऐसे अलग करो, दोनों टर्म्स को ऐसे अलग अलग कर लेना है। यहाँ पर ये कैंसिल होगा, अब देखो अगर आप 1/x का डेरिवेटिव करते हो तो -1/x² होता है। डेरिवेटिव ऑफ 1/x ये होता है -1/x²। तो इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ मिल गया, तो आंसर बन गया आपका e⁻x इंटू में 1/x + c। तो ऐसे अगर आपको दे रखा है तो आप इसको अलग अलग करके फिर दो फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, एक का डेरिवेटिव आपको दूसरा मिल जाएगा और सीधा उसको इंटीग्रेट कर दो। अगर हम इसकी बात करें तो आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिया होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला मेथड आपको कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना। जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, जैसे मान लो एक फंक्शन हो गया x, दूसरा e⁻2x, इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब यहाँ पर उससे आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव सिर्फ 2 होता है। हाँ, अगर यहाँ पर e⁻x² होता तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए जो सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका है पहले वो देखो। सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा मेथड है, वो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आ जाता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। तो वो तो हमारे यहाँ नहीं बन रहा, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ही नहीं है, तो रह गया बाय पार्ट। तो अब आपके पास एक फंक्शन अलजेब्रा है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है, तो इसको आप फर्स्ट ले लो, इसको आप सेकेंड लो। तो ये क्या कर रहा है कि जो फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज़ रखना है आपको, सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है। तो e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x ही रहेगा, लेकिन x के साथ कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी होगा, माइनस पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1। ये आपका सेम यहीं पर ही रहेगा, जो आपने यहाँ पर बनाया था वही आ जाएगा। इसको 1/2 को आप बाहर लो, e⁻2x dx ये रह गया। अब खाली एक ही फंक्शन रह गया, उठा के इंटीग्रेट कर दो। तो ये बन जाएगा e⁻2x/2 प्लस में c। तो आंसर बन गया आपका x e⁻2x/2 माइनस e⁻2x/4 प्लस में c। अगर मान लो क्वेश्चन में कह दिया हुआ आपको सिर्फ log x का इंटीग्रेट करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से ये बन नहीं रहा, बाय पार्ट से बनने का कोई चांस नहीं है, तो रह गया log x। तो log x को अब बाय पार्ट से कैसे बनाएंगे, क्योंकि बाय पार्ट्स में तो दो फंक्शन चाहिए आपको, यहाँ तो एक ही फंक्शन दे रखा है। तो दूसरा फंक्शन आप कैसे बना लो, इसको इसके साथ 1 इंटू कर दो। अब 1 इंटू करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब 1 का अलजेब्रा हो गया, log फर्स्ट हो गया, तो ये फर्स्ट हो गया, अब ये सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट आप एज इट इज़ रखो, सेकेंड का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, यहाँ बच गया 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस में c। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बस आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे किस तरह से आपको प्रोसीड करना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करने, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है वो आपके में आने का कोई वो नहीं है चांस, तो सिंपल इंटीग्रेशन करो। अब इसके अलावा कुछ स्पेशल जो इंटीग्रल है वो मैं आपको समझा दूं। जो हमने बेसिक फार्मूलाज करे थे उसमें कुछ इंटीग्रेशन आए थे जो रूट के अंदर थे, विदाउट रूट भी थे, तो वो इंटीग्रेशन आपको कैसे करने हैं।
तो हमारे पास जो टाइप है इंटीग्रल की सबसे पहली जो टाइप है स्पेशल इंटीग्रल आप कह सकते हो इन्हें। सबसे पहली टाइप है, कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन ऐसे वन अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास टाइप 1 क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन मान लो कैसा आ गया आपका, इसने क्वेश्चन आपको दिया 1 अपॉन में 1 माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। मतलब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, कैसे भी हो, माइनस प्लस कहीं भी हो, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले आप क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करके या डायरेक्ट ऑब्जर्व करके इसको आप चेंज करोगे स्क्वायर फंक्शन में। पहले तो काम क्या करना है आपको, हमेशा एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर लो, तो माइनस आप बाहर निकालो, ये आ गया आपके पास 9x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 1। अब आपको स्क्वायर फंक्शन में इसको कैसे कन्वर्ट करना है, आपको इन दो टर्म्स को कंसीडर करके चलना है हमेशा, ठीक है। इसको हम जैसे मर्जी एडजस्ट कर लेंगे, इन दोनों को हमेशा एडजस्ट करके चलना है कि इस जो भी आप लिखोगे उससे ही आपकी ये दो टर्म आ जाए। कैसे लिखेंगे, मान लो डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे करना है आपको। 9x स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर जब आएगा, जब मेरे को 3x का मैं स्क्वायर करूँगा तब 9x आएगा। यहाँ वाली जो टर्म है ना, मेरे को होल स्क्वायर में लेनी है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि मेरे को यहाँ पर क्या नंबर लेना चाहिए जिससे मेरे पास 6x आ जाए। इसका स्क्वायर करूँगा, 9x स्क्वायर आ गया। फिर जब 2ab लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। जब हम 2ab करेंगे तो मेरे को लाना चाहिए 6x, तो 2 इंटू a यानी 2 3 जा 6x, तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो a का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, और 2ab करोगे आप 6x आ गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, +1 एक्स्ट्रा आ रहा है। अब ये जो +1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दो आप, -1 कर दो, और ये वाला -1 ये लगा, ये यहाँ पर आएगा। ये 1 कहाँ से आया, जो इसका स्क्वायर कर रहे हो आप, b का स्क्वायर कर रहे हो, ये वाली टर्म। ये डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, एक बार सीख जाओगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन कर लोगे सारे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड प्रॉपर से करोगे तो फंस जाओगे। यहाँ जो टर्म लिखोगे उसका स्क्वायर करने पर ये आना चाहिए, 2ab करने पर ये वाली टर्म आनी चाहिए। ऐसे नंबर को एडजस्ट करना है। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आ जाएगा। फिर यहाँ जो 1 का स्क्वायर करोगे, वहाँ जो भी आएगा, 1 आएगा तो -1 कर दो, 4 आएगा तो -4 कर दो, 2 आएगा तो -2 कर दो। लास्ट वाली टर्म अपनी एज इट इज़ लिखो। ये बन गया आपके पास अब 3x प्लस 1 का स्क्वायर -2। इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, 2 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर अब अगर आपने नोटिस करा हो तो ये वाली हमारी फॉर्म बन गई कौन सी, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली। तो इसका फार्मूला क्या था, 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ऐसे ही कुछ था फार्मूले में। तो आपको यही वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपके पास आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या आपके पास a है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास x आ गई, और a की वैल्यू यहाँ पर √2 है और x की जगह ये है। तो जब आप इसमें ये वाला फार्मूला लगाओगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो ये क्या बनेगा, 1/2a, a की जगह आ गया √2 log a प्लस एक्स, a की जगह ये आ गया, प्लस में x, ये पूरा x हो गया, डिवाइडेड बाय -x, ठीक है। इसके हिसाब से तो ये फार्मूला पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर खाली x था तो फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट है 3,
वो जो हमने बाई पार्ट्स में जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर लीनियर फंक्शन होता है तो लीनियर फंक्शन का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे आपको इसको डिवाइड और करना है। तो ये 3 यहाँ पर उठ के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/6 √2 log √2 + 3x + 1 √2 - 3x - 1 प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। दूसरी अगर हम टाइप की बात करें और हमारे पास रूट के अंदर ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास रूट के अंदर भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपको कैसे करना है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, दूसरी टाइप हमारे पास आ गई px + q अपॉन में रूट ax² + bx + c। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं हम 1/√4x² + 16x - 22। अगर यहाँ 1 की जगह कोई और कोफिशिएंट कांस्टेंट होगा तो उसको आप बाहर ले जाओ, बात वही पढ़नी है। अब इसको देखो, वैसे ही करना है यहाँ पर भी। इसको आप बनाओ 4x² का स्क्वायर रूट करूँगा, 2x आ गया, बीच में प्लस का साइन है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 × 2 = 4, 4 तो आ गया, मेरे को चाहिए 16, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस b 2ab करोगे तो ये दोनों टर्म बन गई। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को यहाँ माइनस कर दूँ बाहर, तो -22 ऑलरेडी है ही। तो ये बन गया आपके पास 2x + 4 का स्क्वायर माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 38। 38 को हम ऐसे लिख सकते हैं √38 का स्क्वायर। अब ये वाली फॉर्म आपकी कौन सी बन गई, 1/रूट अपॉन में बन गया, ठीक है, 1/√x² - a²। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन में क्या था, बस आपको लॉग लगाना है आगे, log x प्लस में रूट के अंदर जो भी टर्म है वो आपको एज इट इज़ लिख देनी है। तो यहाँ पर x की जगह ये है और a की जगह ये है, तो ये बन गया log x एंड प्लस के अंदर जो रूट के अंदर जो भी टर्म है, रूट के अंदर जो भी टर्म है मतलब क्वेश्चन उठा के लिख दो, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट है 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 और आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका आंसर बन जाएगा 1/2 log 2x + 4 प्लस में रूट के अंदर एज इट इज़ प्लस में c। ऐसे अगर मान लो ये वाली टर्म आपकी डिनोमिनेटर में ना होके न्यूमरेटर में होती, क्वेश्चन आपका ऐसे होता, तो इसमें कौन सा वाला फार्मूला लग जाता, √x² - a² वाला। इसके अंदर होता है x/2 और रूट के अंदर एज इट इज़ -a² / 2 log x प्लस, ये बन जाएगा। तो वैसे ही करना है जैसे ये किया था हमने, ऐसे बना देना है। ऐसे बनाने के बाद ये बन गया आपके पास 2x + 4 का स्क्वायर माइनस √38 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर ये फार्मूला लगाओगे तो x/2 मतलब x आपका ये है /2, रूट के अंदर क्वेश्चन उठा के लिख दो हर बार, -a² / 2, √38 का स्क्वायर करेंगे तो 38 बनेगा और log x प्लस में रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2 मत भूलना, डिवाइडेड बाय 2 बिल्कुल मत भूल जाना, ठीक है। यहाँ से ये 2 इधर आ जाएगा आपके पास, तो 2x + 4 अपॉन में 4, फिर रूट के अंदर ये वाली टर्म
ऐसे यहाँ पर ये 19 हो रहा है, तो 19/2 लॉग यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल के स्कोर काट सकते हो बस, तो ये आपका आंसर बनेगा। तो ये आ गया हमारा 1/2 लॉग x² 4x - 2। क्या कह रहा है यार इनको? तो इसी क्वेश्चन के साथ ही इंटीग्रेशन का जो ये फर्स्ट पार्ट था वन शॉट का, ये आज हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो आज की इस क्लास में आपने बेसिक इंटीग्रेशन समझा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और स्पेशल इंटीग्रल। तो इन सब के क्वेश्चन इनडेफिनेट का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगली जो क्लास है उसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल हम सीखेंगे और प्लस में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।